हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज ईद है, आप सभी की खिदमत में ईद की मुबारकबाद। हमें उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने दोस्तों, अहबाब और अपने ख़ानदान, अपने लोगों के साथ आपने सुकून के साथ ईद मनाई होगी। आज हम बात कर रहे हैं अपने ख़ास मेहमान तस्लीम रहमानी साहब से, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और नेशनल खबरों के साथ साथ वो इंटरनेशनल खबरों पर भी काफी अच्छी नजर रखते हैं। आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ईद के आसपास, ईद से पहले 10 दिन तक यहूदियों को मस्जिद अल अक्सा में जाने की इजाजत नहीं थी। उससे पहले आपको याद होगा, हमने आपको मुसलसल खबरें पहुंचाई हैं कि एक वक्त वो भी आया कि जब मस्जिद अल अक्सा में हमला हुआ नमाजियों पर, और उसके बाद हमास ने गाजा से और साउथ लेबनान से भी इसराइल का कहना है कि हमास ने ही हमले किए और सीरिया ने भी, तो वो एक साथ हमले हुए और उसके फौरन बाद ये 10 दिन के लिए यहूदियों पर पाबंदी लग गई मस्जिद अल अक्सा में। तो ये एक तरह के ताकत की रस्साकशी है। खुद मस्जिद अल अक्सा पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम, आज के जमाने में तीसरी सबसे अहम इबादत गाह है, किबला अव्वल है। एक वक्त उसका वो रुतबा था जो आज मक्का के मस्जिद अल हराम का रुतबा है। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम जगह है और इस वक्त पूरी सियासत इस पूरे मिडिल ईस्ट की, उसका मरकज जेरूसलम है। उस पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल है, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ सऊदी अरब और ईरान के बीच में ताल्लुकात बेहतर, यमन की जंगबंदी की तरफ आगे बढ़ना, बातचीत, और कैदियों की अदला बदली जो सऊदी अरब और हूथियों के बीच में अभी हाल ही में हुई है, सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद का सऊदी अरब, इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होना और अरब लीग में उनको इनवाइट किया जाना, इनवाइट करने की खबरें आ रही हैं। फॉरेन मिनिस्टर सीरिया का दौरा कर चुके हैं। तो इस पूरे इलाके पर बहुत ही अहम वाकयात हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं जनाब तस्लीम रहमानी साहब से। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम सलाम, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि इस वक्त के जो ये हालात हैं, इसमें खुद इसराइल के मीडिया के जो एनालिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि अब जंग शुरू कब होगी इसका फैसला इसराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स करते हैं, और उन्होंने साबित कर दिया 3 तरफ से एक साथ हमले करके। अब इस वक्त की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? ये सबसे पहले तो मैं भारत के तमाम लोगों को और पूरे आलम इस्लाम को ईद की बेहतरीन मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करना चाहता हूँ कि तमाम आलम इस वक्त ईद की खुशियों में डूबा हुआ है। ऐसे में फ़लस्तीन और के लोग और गज़ा के लोग जिस हाल हाल में जी रहे हैं, हम सबको उसका एहसास है और इस एहसास के साथ ही हम ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दूँ उससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बार जो आलमी यौम क़ुद्स मनाया गया पूरी दुनिया में और यहाँ भारत में भी, यहाँ दिल्ली में भी उसका एक बड़ा जलसा मुनक़्क़द हुआ था और मैंने वहाँ भी कहा और इससे पहले भी 1-2 जगह कहा है और वो मैं दोहराना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में ये प्रोग्राम आपका लोग देखते हैं कि जहाँ जो कुछ भी सियासी मामलात और सियासी जस्तोखेज़ दुनिया में हो रही है या मशरिक़ वुस्ता में जो ताकत का तवाज़ुन और सियासत का तवाज़ुन बदल रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन एक आम मुसलमान मस्जिद अक़सा के लिए क्या करे? ये बहुत अहम बात है, क्योंकि मस्जिद अक़सा आपने फ़रमाया कि वो क़िबला अव्वल है और ये हकीकत है कि हमारा क़िबला अव्वल है और इस वजह से सारी दुनिया के मुसलमानों के जज़्बात दीनी तौर पर जुड़े हुए हैं मस्जिद अक़सा के और मस्जिद अक़सा का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फ़रमाया है मुतअद्दिद जगहों पर। खुद मेराज का वाक़े में अल्लाह ताला ने ख़ाने काबा से मेराज नहीं करवाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि चुना मस्जिद अक़सा को मेराज के लिए। ये कितनी बड़ी अहमियत रही होगी। यहाँ पर मेरी ये तजवीज़ है कि सिर्फ़ फ़लस्तीनियों का, फ़लस्तीनी अरबों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो मस्जिद अक़सा की जद्दोजहद करें।
दुनिया के तमाम 180 करोड़ मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता है, उन सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो सब खड़े हों मस्जिद अक़सा की हिफ़ाज़त के लिए। ये तो फ़लस्तीनी अरबों का एहसान है आलम इस्लाम के ऊपर कि तमाम आलम इस्लाम की तरफ से वो एक फ़र्ज़ किफ़ाया है, जो तन्हा अदा कर रहे हैं। तो हम कैसे उसमें शरीक हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करें? और मेरी तजवीज़ ये है कि तमाम इस मुसलमानों को जो ज़ियारतों के लिए और उम्रे के लिए और हज के लिए जाते हैं, हिंदुस्तान से भी 1.5 करोड़ 1.25 लाख लोग तो कम से कम हज के लिए जाते हैं और पूरे साल हज़ारों लोग जो है उम्रा के लिए भी जाते हैं, बल्कि लाखों लोग जाते हैं। तो जो लोग ज़ियारत के लिए वहाँ जाते हैं और हमारे शिया बिरादरान जो बगदाद जाते हैं और नजफ़ जाते हैं और करबला जाते हैं, दमिश्क जाते हैं, इन तमाम जगहों पर ज़ियारत के लिए सब लोग जाते हैं। तो अपनी इन ज़ियारतों में मस्जिद अक़सा को भी शामिल करें और इसे हुँ, लाज़मी हिस्सा बनाएँ, क्योंकि मस्जिद अक़सा में मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पूरे साल रोज़ाना की 5 नमाज़ों में जितनी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, वो मस्जिद अक़सा की हिफ़ाज़त का अपने आप में एक अमली, पुरअमन और जायज़ कानूनी इक़दाम होगा, जिस पे हुँ, कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। हुँ, तो आप जो भी जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए, वो मस्जिद अक़सा ज़रूर जाएँ, इसका एहतमाम करें कि अगर उसमें थोड़ी-सी बहुत परेशानी भी हो, तो परेशानी उठा के मस्जिद अक़सा जाएँ। मैंने सुना है 5 लाख की कैपेसिटी है मस्जिद अक़सा में नमाज़ियों की। और 5 लाख लोग अगर मस्जिद अक़सा में दुनिया भर की मुख्तलिफ़ कौमियतों के अगर एक वक़्त में वहाँ मौजूद रहते हैं, तो इज़राइल के लिए नामुमकिन होगा कि वो अपने उस नापाक मंसूबे पर अमल दरामद कर सके कि जिसके ज़रिए वो मस्जिद अक़सा को शहीद करके हेकल सुलेमानी में तब्दील करना चाहता है। तो ये एक अमली इक़दाम होगा जिससे वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का टूरिज़्म, आपकी ज़ियारत का सवाब और मस्जिद अक़सा की इबादत सब एक-दूसरे से वाबस्ता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके तमाम सामीन से कि मेरे इस मैसेज को दूर तक जितना ज़्यादा पहुँचा सकते हैं, उतना पहुँचाएँ। दूसरी बात जो ये अभी सियासी ताल्लुकात वहाँ पर कायम हुए हैं, ज़ाहिर है हाँ, एक बात मैं और यहाँ अर्ज़ करूँ कि ये कितनी बड़ी मसलहत है और अल्लाह ताला कितना दूरअंदेश अल्लाह ज़ाहिर है कि अल्लाह तो तमाम ज़मानों को जानता है, पूरे फ्यूचर क़यामत तक और उसके बाद को जानता है। अब ज़रा तसव्वुर करके देखिए कि क़िबला अव्वल अगर आज भी मुसलमानों का क़िबला वैसे ही होता और ऐसी ही सूरत-ए-हाल होती, तो मुसलमानों का क्या हश्र होता? वो तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त अल्लाह अल्लाह की मशय्यत है, वो जानता है क्या होने वाला है। उसने क़िबले को बदल के खाने काबा को किया, उसके जो भी वजूहात उस वक़्त लोगों ने बयान की वहाँ के लोगों ने जो कहा कि यहूदी ताने देते हैं इसलिए बदला, लेकिन अल्लाह जानता था कि क्या होने वाला है। इसलिए खाना काबा को अल्लाह ने उसी वक़्त जो है मुसलमानों का क़िबला करार दिया और उसको क़िबला सानी बना वो। तो ऐसे में अब जो सियासत का तवाज़ुन है, इसमें इज़राइल जो है वो बड़ी हद तक कॉर्नर हो रहा है। मॉरल सपोर्ट इज़राइल को कभी भी पूरी दुनिया की हासिल नहीं हुई। यूनाइटेड नेशंस में हमेशा इज़राइल को आइसोलेटेड होके रहना पड़ा है। जभी भी इज़राइल के मामलात पे वोटिंग हुई है, इज़राइल के खिलाफ ही दुनिया गई है। ये एक अलग बात है कि अमलन दुनिया ने इज़राइल को उस तरीके से कॉर्नर नहीं किया, जो इकोनॉमिक बायकॉट जिस तरीके से ईरान का इतने लंबे अरसे से इकोनॉमिक बायकॉट है, जैसे इराक का एक ज़माने में किया, जैसे अफ़गानिस्तान पे जंग थोपी गई, जैसे पूरे मशरिक़ वुस्ता में जैसे यमन की जंग को भड़काया गया, जैसे सीरिया की जंग में इस तमाम आलमी ताकतें इन्वॉल्व हुई। इस तरीके से इज़राइल ने पिछले 20 साल 2015 से अब तक मुआसरा करके रखा है गज़ा का। 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं, 26 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर की पट्टी, जिसे गज़ा पट्टी कहते हैं और उस पर आज तक उस मुहासरे को तोड़ने के लिए कोई आलमी दबाव नहीं बनाया गया, कोई इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाए गए, कोई पॉलिटिकल सैंक्शन नहीं लगाए गए। तो ये दुनिया की जो ये दो रुखी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में अब जो ये नई पॉलिसी है, लुक टुवर्ड्स ईस्ट, ये पॉलिसी आई है और ये चाइना इसको लीड कर रहा है, सब जानते हैं कि चाइना लीड कर रहा है। ऐसे में ये पूरा अगर ईस्ट एक तरफ आके खड़ा होता है और ये मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक एक मुत्तहदा क़ुव्वत के तौर पर खड़े होते हैं, तो इसी की तो ज़रूरत थी। एक लंबे अरसे से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि ईरान हो या सऊदी अरब हो या कतर हो या तुर्की हो या सीरिया हो, ये सब अपने छोटे-छोटे मफादात को और जो सरहदी तनाज़ात हैं, उनको नज़रअंदाज करके एक-दूसरे के करीब आएँ। और अब जो आलम इस्लाम का ये ब्लॉक बन रहा है, ये बज़ाहिर तो चाइना ही इसको डील कर रहा है।
वो मेडिएशन कर रहा है, लेकिन ये तो एक खैर का पहलू है कि एक जो बाहरी ताकत है, वो इस्लामी कुव्वतों को मुत्तहिद कर रही है। हमें इसको इसमें खैर का ये पहलू तलाश करना चाहिए कि अगर ईरान और सऊदी अरब एक-दूसरे के करीब आते हैं, तो इससे यकीनी तौर पर सीरिया का जो मसला है और यमन का जो मसला है, जो बहरैन का मसला है, वो खत्म होगा। खुद गल्फ में कतर और यूएई का और सऊदी अरब का मसला था, वो खत्म होगा। जहाँ तक इज़राइल का ताल्लुक है, इज़राइल ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है आज भी सऊदी अरब और यूएई के साथ भी। ये समझना होगा कि उनके ताल्लुकात का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सऊदी अरब के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, यूएई के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। तो ये जो नया ताकतवर ब्लॉक है, जिसके लिए अब चाइना की कोशिश ये है कि वो इज़राइल और फ़लस्तीन के मसले को भी हल कर दे और 2 स्टेट्स को बना दे। वो कैसे करते हैं, ये आने वाला वक़्त बताएगा। इसलिए सऊदी अरब इज़राइल के बेंजामिन बेंजामिन नेतन्याहू का ये अप्रोच सऊदी अरब को कि वो ईरान से ताल्लुकात कायम ना करे, उसमें उसको नुकसान होगा। उसको लग रहा है कि उनकी इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को बड़ा नुकसान है। ये याद रखना चाहिए कि इज़राइल का मसला महज़ इज़राइल के की मौजूदा हुदूद तक नहीं है, बल्कि इज़राइल का जो ग्रेटर इज़राइल का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम तो मदीना तक उसकी हुदूद जाती हैं। वो तो मदीना को कैप्चर करना चाहते हैं। वो तो दोनों हरम को, हरम मक्की और हरम मदनी को कैप्चर करके दारुल हुकूमत उसको बनाना चाहते हैं। वो इज़राइल का दारुल हुकूमत तेल अवीव नहीं, मदीना को बनाना चाहते हैं। ये बात लोग बहुत कम ज़िक्र करते हैं और उनका असल मंशा तो यही है। यहूदी रियासत के क़याम के की वजह कि जब बनु कुरैज़ा को वहाँ से निकाला गया था मदीना से और जब अल्लाह ताला ने वो सूरत नाज़िल फरमाई अत्तीनी वत्तीनी वज़ैतूनी व तूरी सीना व सिनीन व हाज़ा बलदुल अमीन। और उसके बाद जब बलदुल अमीन करार पा गया मक्का और मदीना और वहां से यहूदियों को निकाला गया, तो वो तकलीफ है और उस तकलीफ की वजह से आज भी वो वहां जाना चाहते हैं। तो उनके ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे को बहुत बड़ी चोट इससे पहुंच रही है और इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे। दूसरा, आज इज़राइल की जो पूरी इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स की मैं बात इसलिए नहीं करता कि वो हमेशा से उनकी फ्रेजाइल ही रही है। 4 साल में 5 इलेक्शन हो गए उनके और आज भी बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में जो सरकार चल रही है, वो इतनी सख्तगीर सरकार है कि खुद उनके अवाम सड़कों पे आ गए। खुद वहाँ के यहूदी सड़कों पर हैं। फ़ौज में वहाँ पर जो है डिसर्शन शुरू हो गया। फ़ौजी छोड़-छोड़ के इज़राइली फ़ौज को जा रहे हैं। आईडीआरए कमज़ोर हो रहा है। तो ये सूरत-ए-हाल को इज़राइल भी महसूस कर रहा है। लेकिन वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में कितना आएगा और ग्रेटर इज़राइल की जो 100 साल की उनकी मनसूबाबंदी है, वो कहाँ तक उस पे कंप्रोमाइज़ करेगा। दूसरे, अमेरिका की पूरी इकोनॉमी भी डिपेंड करती है उन 75 लाख यहूदियों के ऊपर जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, फेडरल बैंक को कंट्रोल करते हैं, सारी दुनिया फेडरल बैंक के ज़रिए सारी दुनिया के इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा कि अभी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग यहूदी है और उस यहूदी वो शॉर्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। उसने पूरे मुल्क में, हमारे भारत में एक रिपोर्ट दे के अडानी को जो है वो धूल चटा दी। उसके बाद एक दूसरा यहूदी जॉर्ज सोरोस ये कह रहा है कि मैं इंडिया का इलेक्शन इम्पैक्ट करके यहाँ पर हुकूमत बदलवा दूँगा। तो इज़राइल का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। ऐसे में अमेरिकी इकोनॉमी तो उसी दिन शटर्ड हो जाएगी जिस दिन इज़राइल की कि ये इकोनॉमिस्ट उनसे अपना हाथ खींच लेंगे। तो दुनिया बड़े दौराहे पे खड़ी है और बड़े दिलचस्प मोड़ पे खड़ी है और ये हमारे लिए एक ताकत का सरचश्मा बनता जा रहा है। अगर इस वक़्त हम दीनी हमीयत के साथ काम लें, इस सियासी बसीरत के साथ दीनी हमीयत को अगर हम जोड़ें, तो ये हमारे हक में जाएगा और ये बहुत अच्छा मौका है चूँकि चाइना एट द सेंटर ऑफ सर्कमस्टांसेस है और चाइना में उइग़ुर मुसलमान 3 करोड़ के करीब हैं, बड़ी तादाद है चाइना में मुसलमानों की जो हमारे ईस्ट चाइना में रहते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान से जो सरहदें मिली हुई हैं, जिसे काशगर कहा जाता है, वो पुराने ज़माने के इस्तिलाह में काशगर कहते हैं, जिसे अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बका के काशगर। तो ये जो नील का साहिल और काशगर के दरमियान का हिस्सा है, यही तो आलम इस्लाम असल में है। आप गौर से देखें तो मिस्र से लेके चाइना तक, तो उन मुसलमानों की दाद-रसी के लिए ये जो ब्लॉक बन रहा है, अब ईरान, सऊदी अरब सीरिया, यमन, कतर, तुर्की सब अगर एक साथ आ रहे हैं और चाइना के ज़रिए आ रहे हैं, तो आज ये अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी बन गई है इन ममालिक की
कि वो चाइना पर ये दबाव डालेंगे। ठीक है, हम लोगों को मुत्तहिद आपने किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हम आपके शुक्रगुज़ार और एहसानमंद हैं। लेकिन आप अपने ही मुल्क में रहने वाले इन चाइनीज़ मुसलमानों की फलाह-व-बहबूद और इनके जो दीन पर अमल करने का इनका जो हक है और इनकी जो आज़ादी आपने सलब कर रखी है, उसको भी नॉर्मलाइज़ करें। तब हम्म। कहीं जाके हम एक बेहतर ब्लॉक यहाँ बन सकेंगे। जी, जी। अब रहमानी साहब, अभी जो पिछले दिनों जो 3 तरफ से इज़राइल पर रॉकेटों से हमला हुआ और उसके बाद जब ये 10 दिन के लिए यहूदियों पर पाबंदी लगी, तो उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट ने तुर्की, पाकिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश और कई और हेड्स ऑफ स्टेट से फ़ोन पर बात की और वो फ़िलिस्तीन के मामले में उन्हें ज्यादा सेंसिटाइज करने की बात की, इजराइल के जुल्म उन्होंने याद दिलाए और ये एक अपील की कि सभी मुसलमानों को इजराइल के जुल्म के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के हक में खड़ा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अब इस बार बदलते हुए हालात में जिस तरह से मुस्लिम मुल्कों में आपस में एक तरह का कन्वर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत पुराने पुराने इख्तलाफात खत्म होने की तरफ बात हालात बदल रहे हैं, क्या ऐसे में इजराइल को और ज्यादा मजबूती से घेरने के लिए कुछ तैयारी लगती है? आपको क्या लगता है? नहीं, तैयारी यकीनन है। देखिए, जहाँ तक इज़राइल के लिए ताउन का ताल्लुक है, अवामी सतह पर पूरी दुनिया के जो 180 करोड़ मुसलमान हैं, इनका का क़ल्बी, ज़हनी, रूहानी ताल्लुक मस्जिद अक़सा के साथ और फ़लस्तीन के इन मज़लूम अवाम के साथ रहा है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई दो ओपिनियन हो ही नहीं सकती कि हिंदुस्तान का किसी मुसलमान से आप फ़लस्तीन के बारे में पूछिए, तो वो फ़लस्तीनियों के लिए एक अपने दिल में मोहब्बत का एक जज़्बा रखता है। आप पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और कहीं भी आप पूरे अफ्रीका में कहीं भी चले जाइए, तो हर मुसलमान के दिल में फ़लस्तीनियों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का एक जज़्बा है। लेकिन हुकूमतों के आपसी ताल्लुकात की वजह से वो जज़्बात मुनक़्क़स नहीं हो पा रहे थे, सियासी और अस्करी एतबार से उनका कोई इन्अकास दिखाई नहीं दे रहा था। एक ताअत्तुल दिखाई दे रहा था और उस ताअत्तुल को एक ज़माने में ईरान ने उस वक़्त तोड़ा था, जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लस्तीन के मसले को आलम इस्लाम का मरकज़ी मसला करार दिया था। और वो है, वो आलम इस्लाम का नहीं बल्कि सारी दुनिया का। दुनिया में अमन-ओ-अमान उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकता कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। जब तक मशरिक़-ए-वुस्ता में अमन कायम नहीं होता, दुनिया में कहीं भी अमन कायम होने की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और अमन कायम ना होने की वजह सिर्फ़ इज़राइल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन ब्लॉक्स को जो आज करीब आ रहे हैं, इनको अल्टीमेटली तो करीब आना ही था। और जहाँ तक अभी आपने तीन तरफ़ा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बात की इज़राइल के खिलाफ, मुझे याद है यहाँ ईरान के एक एम्बेसडर थे अंसारी साहब। हम्म। अ जी, अ, जी, जी। मिस्टर नबीज़ादे अंसारी गालिबन नहीं, उनका नाम था। दूसरे थे वो, नबीजादे दूसरे थे, लेकिन बहरहाल हाँ, अंसारी साहब थे। जी। अंसारी साहब ने यहाँ अपनी एक गुफ्तगू में ये कहा था कि मशरिक़-ए-वुस्ता में कोई भी फैसला ईरान को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जा सकता। खलीज हम्म। फ़ारस की वजह से खलीज फ़ारस पे उनका जो कंट्रोल था और जो जो पोज़ीशनिंग ली थी ईरान ने और ले रखी है 40 साल से, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि अब सियासी तौर पर ईरान को नज़रअंदाज करके कोई फैसला नहीं किया जा सकता। और ये बात साबित हुई यमन में, कि यमन की जंग 2015 से लेके खत्म ही नहीं हुई, जिसको कहा जा रहा था कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, वो जंग खत्म नहीं हुई। वो दिखाई दिया लेबनान में, ईरान का इम्पैक्ट जो हिज़्बुल्लाह की जो हैसियत और क़ुव्वत है, वो वहाँ दिखाई दी। वो दिखाई दी सीरिया में, कि सीरिया में उस 2011 से चलती हुई जंग को कोई रोक नहीं सका, इसलिए कि ईरान भी उसकी पुष्ट पे कहीं न कहीं एक स्टेक होल्डर की हैसियत में उनका मुमीद व मुआविन बन के रहा। वो दिखाई दी फ़लस्तीन में, गज़ा के फ़लस्तीनी मज़लूम फ़लस्तीनी जो ओपन जेल में रहते हैं, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते थे अगर ईरान उनकी इस तरीके से मदद ना करता। वो दिखाई देती है आज ट्यूनिस में। आप देखिए कल ही राशिद अल गुनवशी साहब जो अन्नेज़ा पार्टी के सदर हैं, उनको वहाँ अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो वहाँ पर एक इस्लामी हुकूमत लाने के सबसे बड़े दाई हैं। तो ये जो ईरान का मरकज़ी रोल है, इस रोल को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता दुनिया में आज भी। और ये रीज़न है कि सऊदी अरब को भी चाइना के ही मशवरा से ही
चाइना कहीं इसमें सालिसी सही, लेकिन सऊदी अरब को कंसीडर करना पड़ा कि उनको अपने ताल्लुकात ईरान के साथ सही करने पड़ेंगे, और वो होते ही सऊदी अरब और यमन के हालात बदल गए, और कतर और यूएई के हालात बदल गए, और तुर्की भी उस खेमे में आके खड़ा हो गया। तो देखिए कितना बड़ा ये डिफरेंस है। तो अब अगर ये कुव्वतें इकट्ठा होती हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 2015 या 16 की ही बात है कि 29 या 30 ममालिक का एक अस्करी विफाक कायम हुआ था इस्लामिक कंट्रीज का। जो 29 इस्लामिक कंट्रीज थी, अभी वो 42 हो गई है। उसमें ईरान शामिल नहीं था पहले। यानी सऊदी अरब भी था, तुर्की और सब थे, और पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ थे राहील शरीफ, वो हम्म। उस फौज के सरबराह थे। और उसको अमेरिका ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने उस वक्त कहा था कि ये फोर्स तमाम दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। तो वो एक फौजी विफाक था जो उस वक्त 29 या 32 मुल्कों ने कायम किया था। वो विफाक तो अभी कायम है, वो खत्म नहीं हुआ। उसको वो विफाक इसलिए कायम हुआ था, और जो कहा गया था उस वक्त कि हम टेररिज्म के खिलाफ एक मुश्तरका जंग लड़ना चाहते हैं। इस विफाक ने ये ऐलान किया था। लेकिन फ्रांस ने और यूएस ने और दूसरे मुल्कों ने ये कहा था कि ये विफाक टेररिज्म के खिलाफ नहीं लड़ेगा, ये इस्लाम का एक फौज बन के खड़ी होगी। तो वो विफाक अभी कायम है कहीं क्या ना आप कहीं, क्या और क्या उसका आप उसका क्या मुजाहरा हमने क्या देख लिया अभी हाल में इसी रमजान में, हाँ, जो जिसकी जानिब आपने इशारा किया क्या कि क्या एक क्या तरफ क्या गजा से आप दूसरी। क्या आप उसी वफाक की बात कर रहे हैं जिसने मिलकर के यमन जंग शुरू की? जो सऊदी सऊदी जो अलायंस बना, वो डिफरेंट है या दूसरा है, ये अलग, थोड़ा सा नहीं नहीं और नहीं, वो clear- अलग है। वो तो ये अरब एलाइड फोर्सेज है। हाँ हाँ ये हाँ। अरब एलाइड फोर्सेज हैं जो यमन के साथ लड़ जी रही हैं। जी 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 उसमें वो ममालिक शामिल नहीं है सारे, इसमें सिर्फ ये जी गल्फ की कंट्रीज शामिल हैं। जी जिस जी जी और गल्फ के 6 ममालिक, 6 नहीं 5, कतर हम्म, उसमें शामिल नहीं है। जी जी ये जी। गल्फ के 5 ममालिक, और उनका ताल्लुक, उनका सपोर्ट यूएस हाँ। करता है। तो हम्म ये तो एलाइड, ये इत्तेहादी फोर्सेस हम्म, हैं जो यमन के खिलाफ लड़ रही हैं, जी जो जी जी। बहरीन में भी कुछ ना कुछ हम्म स्कर्मिशेस हम्म करती रहती हैं। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो एक अलग विफाक है जो 2016 में हम्म कायम हुआ था, और तुर्की के कहने पर हुआ था। उसमें इंडोनेशिया भी है, उसमें मलेशिया भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, और उसमें बहुत से ये नॉन अरब कंट्रीज की बड़ी तादाद उसमें शामिल है, और उसमें ईरान को उस वक्त शामिल नहीं किया गया था। लेकिन आई होप कि बहुत जल्दी ईरान भी उसमें शरीक हो जाएगा। उस पर यहाँ पर जब तुर्की तुर्की की पहल पे वो हुआ था, उस पे जब सवाल यहाँ पर किए गए थे तुर्की के एक चीफ एडवाइजर से, तो वो बहुत नाराज हो गए थे। यहाँ इंडिया में उनसे सवालात किए गए थे, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम वो उन्होंने उसको टाल दिया था मसले। लेकिन हम्म वो टाला हुआ मसला नहीं है। तो हम्म ये जो आपने सवाल किया कि क्या इंतजाम है, तो मैं उस इंतजाम की तरफ एक हल्का सा इशारा कर रहा हूँ कि हम्म दुनिया भर के मुसलमानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम्म अल्टीमेटली हम ये जानते हैं, और हमारा दीनी अकीदा है कि इजराइल अपनी इन रेशा दीवानियों के जरिए परेशान तो कर सकता है अरब के मुसलमानों को, मुहाजिर बना सकता है, जेल में डाल सकता है, बड़ी तादाद में शहीद कर सकता है, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर सकता है, फौजियों को दाखिल करके नमाजियों को शहीद कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन वो अपने वजूद को वहां बरकरार रख सके और मदीने तक जा सके, ये इसमें वो कोशिश कर सकता है, कामयाब कभी नहीं हो सकता। और हम्म। यही हालात पैदा होंगे जो अचानक गैब से अब पैदा हुए हैं। ये हालात बढ़ते चले जाएंगे, आप देखिएगा। अगले 5-7 साल में दुनिया एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सूरत में दिखाई देने के इम्कानात बहरहाल मौजूद है, दुनिया के भी और खुद भारत के भी। अच्छा, आपने जो अगले 5-7 साल में हालात बदलने की बात की, तो खास तौर पर इसराइल के बारे में फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह इस बात को कह चुके कि इसराइल अपने 80 साल पूरे नहीं करेगा। वो बहरहाल विशफुल थिंकिंग हो सकती है या हकीकत हो सकती है, जिस तरह से हालात बदल रहे हैं। लेकिन एक सवाल और है, जो बात आपने शुरू में कही कि आप मस्जिद अल अक्सा की जियारत के लिए लोगों को जाने की ताकीद कर रहे हैं। क्या उसमें इसराइल से वीजा लेनी पड़ेगी? क्या इसराइल से वीजा लेने के लिए मुसलमान आगे बढ़ें? ये अपने आप में एक सवाल है। उस मुल्क को, जिसको मुल्क ही तस्लीम नहीं करते बहुत से मुसलमान, ये जानते हैं कि ये काबिज है, क्या उस तरह से उस पर जाना मुनासिब है? मुझे एक तजर्बा याद आ रहा है इस वक्त। मैं एक बार लीबिया जा रहा था, अम्मान के रास्ते, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, और वहां इत्तेफाक से फ्लाइट चेंज का 8-10 घंटे का फर्क था, तो एक होटल में मुझे ठहराया गया
और वहाँ होटल की लॉबी में जो टूर ऑपरेटर था, जो ट्रैवल एजेंसियां होती हैं, वो मस्जिद अल अक्सा की ज़ियारत के लिए लोगों को भेजने के लिए कोऑर्डिनेट करता था। उसके पास कुछ मुल्कों की लिस्ट इस तरह की होती है उन लोगों के पास, और वो सुबह से शाम तक मस्जिद अल अक्सा का दौरा कराता था। तो क्या इसके लिए सब कुछ इजराइल से फिर तालमेल करना पड़ेगा? दुनिया भर के मुसलमानों को उससे उसकी हुकूमत को मानना पड़ेगा? या बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल की वीजा अगर लग जाए तो अपने यहाँ वो आने नहीं देना चाहेंगे? क्या उस तरह की मुश्किल नहीं आएगी इन लोगों को जो जियारत पे जाना चाहेंगे? क्या तरीका अपनाया देखिए, जाए? मैंने अपनी गुफ्तगू में शुरू में ही कहा कि उसके लिए कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़े तो उठाएँ। हाँ। मुझे इन परेशानियों का अंदाज़ा है। हम्म, एक तो बात ये है कि इज़राइल जो वीज़ा देता है, आम तौर पर पेपर वीज़ा देता है, जो स्टैम्प नहीं होता पासपोर्ट पे। हम्म, तो वो दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ इज़राइल नेगेटिव है, हम्म, वो मसला वहाँ नहीं रहता पेपर की वजह से। दूसरे, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आप ये सारी दुनिया ये कहती है कि इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान हल 2 रियासती फ़ॉर्मूला है। टू स्टेट थ्योरी हमेशा, यानी 1950 से ये बात चल रही है कि टू स्टेट थ्योरी है। अब सवाल कीजिए कि दूसरी स्टेट कहाँ है? मुझे हम्म, फ़लस्तीन जाना है। हम्म, मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन में है। फ़लस्तीन की एम्बेसी मौजूद है। सारी दुनिया में एम्बेसीज़ मौजूद है। यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में भी फ़लस्तीन की एम्बेसी है। लेकिन फ़लस्तीन की इस एम्बेसी को इख्तियार नहीं है कि वो मस्जिद अक़सा के लिए वो वीज़ा दे सके। तो फिर हम्म, किस बात की एम्बेसी, और फिर वो दूसरी स्टेट कहाँ है? ये हम्म, सवाल यहीं से पैदा होगा ना, जब आपको आज मजबूरन ये कड़वा घूँट पीना पड़ेगा कि आप इज़राइल से वीज़ा माँगे। अभी भारत में भी ऐसे बहुत से टूर ऑपरेटर्स हैं जो फ़लस्तीन की ज़ियारत के लिए टूर्स ऑपरेट कर रहे हैं, और वो इज़राइली एम्बेसी से राब्ते में होते हैं और वहाँ से वीज़ा लेके वो अरेंज करते हैं, और लोग जाते भी हैं, बहुत थोड़ी तादाद से ही, लेकिन लोग जाते हैं। तो आपको ये कड़वा घूँट पीना पड़ेगा कि आप जाएँ तो फ़लस्तीन और वीज़ा लें इज़राइल से। हम्म, तो यहाँ ये सवाल जैसे-जैसे तादाद बढ़ेगी ज़ायरीन की, वैसे-वैसे ये सवाल ज़िंदा होता रहेगा और बढ़ता रहेगा कि भई मुझे जब फ़लस्तीन जाना है, तो मैं फ़लस्तीन से वीज़ा लूँगा। वो एक हम्म, रेज़िडेंट परमिट छोटा-सा बना के देते हैं, फ़लस्तीन के एम्बेसी के लोग भी। लेकिन वो बहुत वैलिड नहीं होता है, इज़राइल की वहाँ की लोकल गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करती। वीज़ा तो इज़राइल से ही लेना पड़ता है। बट हम थोड़े दिन के लिए इस तलख़ी को और इस नापसंदीदा अमल को कबूल करते हुए भी वो वीज़ा लेके जा सकते हैं। दूसरे टूर ऑपरेटर्स सारी दुनिया में, जैसा कि आपने फरमाया अपना तजुर्बा लेबनान का, ऐसे सारी दुनिया में टूर ऑपरेटर्स हैं, और इज़राइल अपनी इकोनॉमी और इंडस्ट्री और टूरिज़्म को तो बढ़ाना ही चाहता है। अभी तो टूरिज़्म के उनके बहुत से इश्तहारात आ रहे हैं, तो रिलीजियस टूरिज़्म भी उनका एक शोबा है। वो खुद भी वीज़ा देने में इंटरेस्टेड हैं। वो चेक करेंगे 40 साल से ज़्यादा के कौन लोग हैं, 40 साल से कम के कौन लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल थोड़ा-सा है, ज़्यादा नहीं है। वहाँ जाने के बाद आपको तो चेक क्या पोस्ट पे क्या क्या इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या 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 इससे इजरायली इकोनॉमी को मदद नहीं होगी मुसलमानों की तरफ से? इससे ज़्यादा मदद जो है वो वहाँ के उन फ़लस्तीनियों की होगी जो अतराफ में छोटी-छोटी दुकानें और छोटे-छोटे होटल बना के रखते हैं। वो हम्म, फ़लस्तीनी अरब मुसलमान जो बिल्कुल मस्जिद अक़सा के चारों तरफ मौजूद हैं, उनके होटल्स और उनके जो रेस्टोरेंट हैं और उनकी जो गिफ्ट शॉप्स हैं, उनको भी तो मदद पहुँचेगी। तो हम्म, असल में तो बड़ी मदद वहाँ उनको पहुँचेगी। फिर आपके अंदर अगर अक़ीदत है, तो वहाँ की किसी छोटी-मोटी ऑर्गनाइज़ेशन, एनजीओ को कुछ चंदा भी आप दे के आ सकते हैं। तो हम्म, जितनी मदद इज़राइल को पहुँचेगी, उससे ज़्यादा मदद वहाँ के लोकल एक फ़लस्तीनी मुसलमान को पहुँचेगी कि आप वहाँ जाके 1000-2000 रुपए जो खर्च करें, 5000 जो भी खर्च करेंगे आप, वो आप उस फ़लस्तीनी मुसलमान को देंगे, उसके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेंगे, ना कि इज़राइल को। इज़राइल को तो इकोनॉमिकली बहुत थोड़ा उसका फ़ायदा है। हम्म। एक्चुअल और डायरेक्ट जो उसका फ़ायदा है, वो तो एक फ़लस्तीनी अरब को ही होगा। जी, जी, जो मुझे याद है कि जो मस्जिद अल अक़सा के जो मुफ्ती हैं, उनका नाम सबरी ग़ालिबन है, साबरी। वो भी अपील करते हैं अक्सर कि दुनिया के लोगों को जेरूसलम आना चाहिए, मस्जिद अल अक़सा आना चाहिए। ये बहरहाल बहुत ही अहम बात है। मैंने इस पे ये सवाल इसलिए किया कि लोगों के ज़हन में वो क्लैरिटी आए, और हमें याद है कि वही फ़िलिस्तीनी कुछ उन अरब हुकूमतों के नुमाइंदों से भी वो नफरत इतनी करते हैं कि हमने देखा पिछले तकरीबन 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, एक सऊदी अरब का ब्लॉगर गया इसराइल के इनविटेशन पर, तो उसको उन्होंने बच्चों ने मुंह पे थूका उसके, कि चूंकि वो इसराइल के दोस्त के तौर पर वहां पहुंचा था।
इसी तरह से यूएई के कुछ डिप्लोमेट्स पहुंचे, उनको भी फिलिस्तीनियों ने वहां से मस्जिद अल अक्सा से, चूंकि वो सरकारी मेहमान थे, इसलिए उन्होंने नफरत जाहिर की। तो ये चीजें हैं लेकिन मुझे उम्मीद ग्राउंड। है कि आम मुसलमान सारी दुनिया से जाएंगे तो यही फिलिस्तीनी मुसलमान उनको गले लगाएंगे और उनके जी माथे चूमेंगे और जी समझ जी जी, लेंगे, एक बार कुछ दिन में समझ में आ जाएगा कि लोग क्यों आ रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि किस तरह किसमें किसी किस्म का हर्ज नहीं, हर किस्म का फायदा पोशीदा है इसमें। जी, 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 जी। अच्छा, आखिर में वक़्त तो हमारा बहुत कम रह गया, लेकिन सऊदी अरब और ईरान के जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, उसमें और क्या-क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है आपको, हालात आगे किस तरफ जाएँगे, कैसा है? देखिए, अभी तो मुझे चूँकि इसमें अमेरिका और इज़राइल की साजिशें शुरू हो चुकी हैं, उसे फिर से पटरी से उतारने के लिए। देखिए, अभी बहुत मुश्किल है उसको पटरी से उतारना। इसलिए कि अभी तो रमज़ान का महीना था तो बहुत ही ल्यूक वार्म, बड़ी स्लगिश हो जाती है एक्टिविटी रमज़ान में, सारी दुनिया में ही हो जाती है स्लगिश एक्टिविटी। लेकिन अब रमज़ान के बाद बड़ी तेज़ी से अब ईद गुज़र गई, बड़ी तेज़ी से ताल्लुकात की बहाली का अमल शुरू होगा। और जहाँ तक मुझे इत्तला है कि दोनों ममालिक के, सऊदी अरब और ईरान के माबैन एक वफ़ूद का एक्सचेंज हो चुका है, जो वहाँ एम्बेसी अपने-अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में खोलने के लिए जो इंतज़ामात देख रहे हैं। खुद कतर में भी एम्बेसी खोलने की बात शुरू हो गई है। तो पहले मरहले में तो अगले चंद महीने में शायद जून तक दोनों ममालिक में एम्बेसीज़ काम करने लगेंगी एक-दूसरे की। ईरान में सऊदी अरब की और सऊदी अरब में ईरान के सिफारतखाने खुल जाएँगे। तो वो खुल जाने से फिर ट्रेडिंग में भी बड़ा होगा और ये देखिए यमन की जंग का खात्मा अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस बिल्कुल, जंग को की निटी-गिटीज़ और उसमें जो मुआहदे हैं, अभी उसमें आएगी प्रॉब्लम। जो हुँ, यमन के साथ मुआहदे होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जून तक यमन की जंग को बाकायदा एक एग्रीमेंट करके उसको ख़त्म करना, जंग तो ख़त्म हो चुकी, लेकिन उसके जो एमओयूज़ हैं, वो जून तक साइन होंगे। तो जून तक ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी। ये जंग का ख़त्म होना, यमन की जंग का ख़त्म होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, और दोबारा से जंग इम्पोज़ करना किसी के भी हक में नहीं होगा और ये बात सब अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक बार जंगबंदी के बाद मुआहदात तय हो जाएँ, उसके बाद दोबारा जंग करना बहुत ही ज़्यादा सियासी गैर दानिशमंदी होगी। और दूसरी तरफ जो सीरिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो सऊदी अरब खुद समझता है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। वो जबहतुल नुसरा के साथ भी वहाँ काम कर चुका, उनकी मदद कर चुका, अल-कायदा को भी वहाँ भेज के देख चुका, आईएसआईएस ने भी सब करके देख लिया है। वहाँ पर कोई उनका बस नहीं चलता। वहाँ पर जो नॉन सऊदी एफ़िलिएटेड ग्रुप्स हैं, वो आज भी ताकत में हैं। आप इस पे गौर कर लीजिए। यानी अहरार शाम का कोई ताल्लुक सऊदी अरब से नहीं है, हुँ, हिज़्बुल्लाह से भी नहीं है, हुँ, लेकिन उनका ताल्लुक एक किस्म से जैसे मिस्र में इख़वान है, हुँ, जो सऊदी अरब जिनका मुखालिफ है, जी, जी, वही इख़वान का जो हामी ग्रुप सीरिया में है, उसका नाम अहरार शाम है। हुँ, और वो काबिज़ है, यानी जो इदलिब का इलाका और एलेप्पो का इलाका है, उस हुँ, पूरे बहुत बड़े खित्ते पे एरार शाम का कब्ज़ा है, जो नॉन सऊदी है। तो सऊदी अरब को वहाँ से कुछ मिला नहीं है, दे ड्रू ब्लैंक फ्रॉम सीरिया। तो हुँ, ऐसे में सीरिया में उनके अल-कायदा या जबहतुल नुसरा के ये सारे तजुर्बे नाकाम हो चुके हैं। उनको अपने सिफ़ारती ताल्लुकात बहाल करके सीरिया की जंग के खात्मे में ही सऊदी अरब का भी फ़ायदा है। और ये जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, ये एमबीए साहब ये भी समझते हैं कि हमको सऊदी अरब की इकोनॉमी ठीक करनी है, जहाँ तेल की इकोनॉमी इर्रेलेवेंट होती जा रही है, हुँ, वहाँ वो अपने टूरिज़्म को बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए कि उम्रे का वीज़ा जो पहले लिमिटेड हुआ करता था सिर्फ़ मक्का और मदीना के लिए, अब उन्होंने उस उम्रा वीज़ा को टूरिस्ट वीज़ा एक तरह से बना दिया है कि आप हुँ, कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए कि उन्हें तेल का इकोनॉमी का अल्टरनेट ढूँढना है। वो मजबूरी है उनकी और उसके लिए वो जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में जब उनको अपने इकोनॉमिक कंपल्जन्स हैं, वो यमन में भी उलझे, वो सीरिया में भी उलझे, वो ईरान से भी उलझे, ये हिमाकत है जो वो अब तक करते आए आए थे, शायद वो इसे दोहराना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए और यूएस के साथ उनका तजुर्बा बहुत अच्छा तो रहा नहीं है। यमन की जंग में यूएस ने उनको बहुत प्रमोट किया, लेकिन नतीजा क्या निकला वो देखा। और दूसरी बात ये कि चाइना के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, ये जो गवादर का पोर्ट है, जो कराची के पास बन रहा है, हुँ, ये बहुत करीब है अरब से।
तो तेल उनको जो अब यूएस जिस पे नखरे दिखाता है, वो तेल वो वहां से गवादर भेजेंगे बाय रोड या बाय शिप, और गवादर से जो सीपैक है पाकिस्तान का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक, ये सीपैक वहां से कराची से चलता हुआ सीधे योगोर होते हुए, काशगर होते हुए पूरे चाइना में फैलता है। तो चाइना को वो तेल खरीदने में, अरब से तेल खरीदने में कम से कम 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस और 1 हफ्ते का वक्त कम होता है, और फ्रेट कम होता है, तो तेल सस्ता मिल रहा है चाइना को। ये रीजन है कि वो बहुत बड़ी मंडी चाइना दिखाई दे रही है सऊदी अरब और पूरे गल्फ को, और रशिया को भी दिखाई दे रही है वो। तो ये जो सीपेक और ये गवादर पोर्ट है, ये बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है इस पूरे के पूरे सियासी कजिए में, जिसकी वजह से यूएस की तरफ सऊदी अरब का रुझान कम होता जा रहा है। और आपको मैं बताऊं कि 2012 से, ये तो अब हमको दिखाई दिया कि चाइना बीच में आया, 2012 से सऊदी अरब के और रशिया के ताल्लुकात में अब बेहतरी आना शुरू हुआ। और जानते हैं वो अमल किसने अंजाम दिया? उसके सालिस बड़ी खामोश सालिसी करते थे मिस्र के जो मौजूदा सदर हैं अल सीसी साहब, और इसलिए वहां से मूसा इनको हटाया गया था जो इखवान के सदर बने थे, मोहम्मद उनको मोरसी। हटा के, जी, इरफान से आए और उनको हटा के सीसी को लाए। और सीसी को आपको याद होगा सऊदी अरब ने आके बहुत बड़ी रकम दी थी उस वक्त, जी जब जी अल जी। सीसी नए नए कूप करके वहां आए थे। उसी वक्त से रशिया के बीच सालिसी का काम, रशिया सऊदी अरब के बीच सालिसी का काम मिस्र अंजाम दे रहा है। तो मिस्र एक बहुत बड़ा सालिस फैक्टर था सऊदी अरब के ताल्लुकात ईस्ट के साथ बेहतर करने में, और चाइना के साथ बेहतर करने में भी ये अल सीसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो सऊदी अरब की एक्चुअली पूरे अरब और मशरिक वस्ता की सियासत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सियासत है। इसे बहुत गौर से देखना पड़ता है, इसके बैकग्राउंड में जाके देखना पड़ता है, तब चीजें समझ में आती हैं। तो कम से कम 20 साल से सऊदी अरब की ये कोशिश थी कि वो इस डेडलॉक को तोड़े और ईस्ट की तरफ अपने ताल्लुकात को बढ़ाए। इन हालात में जबकि 20 साल से ये चल रहा हो, यूएस की ये कोशिश है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात खराब करे, मुझे बहुत ज्यादा कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती, इसलिए कि सबके तल्ख तजुर्बात हैं। पिछले 50 साल की तारीख सबके पास मौजूद है, सबने देखा है कि किससे क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ, और इन तजुर्बात की बुनियाद पर यूएस के करीब और सऊदी इजराइल के करीब, बहुत करीब जाने की कोशिश करना, कोई भी इसे दानिशमंदी नहीं समझेगा। चीन एक उभरती हुई ताकत हो, बल्कि अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड दोबारा बनने जा रहा है, जिसमें यूएस का कोई रोल ही नहीं बचेगा, ईस्ट का ही रोल बचेगा, जी रशिया जी का बचेगा रोल, चाइना का रोल बचेगा। कौन बेवकूफी करेगा? अभी देखिए हमारे मुल्क में, हम अपने मुल्क की सरकार को चाहे जितना बुरा भला कहते हैं सियासी सतह पर, वो अपनी जगह हैं, वो मामलात हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में रशिया और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के साथ जाके अमलन तो हम खड़े नहीं हुए। हम, बिल्कुल। हमारी सरकार के में हमारा मीडिया या कुछ लोग भले ही यूक्रेन की हिमायत करते हों, लेकिन हम ऑफिशियल स्टैंड हमारा रशिया ही के साथ रहा, भारत का, और हम रशिया से यूएस सैंक्शन के बावजूद हम रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं आज भी। तो ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना, पॉलिसी शिफ्ट। शिफ्ट है। हर शख्स शिफ्ट। अपना मफाद देखता है, और हम भी, हमारा मुल्क भी अपना मफाद देखेगा ना। तो ये जो फॉरेन, उसकी वजह से इस सरकार को परेशानी आ रही है, बहुत सी परेशानियां हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो यूक्रेन के साथ खुल के खड़े नहीं हुई भारत सरकार, और यूएस के दबाव में नहीं आ रही है इस मामले को लेके। तो ये अगर भारत नहीं आ रहा, भारत की बीजेपी सरकार यूएस के इस दबाव में नहीं आ रही, अपने जो लोकल जो हमारे इंटरेस्ट हैं उसके पेशे नजर, तो सऊदी अरब की सरकार कैसे आ जाएगी? जी ये एक जी। बड़ा चीजों को ऐसे एनालाइज और कीजिए, और तो और मुझे नहीं और लगता इसमें, कि ये, जी जी जी, और इसमें ईरान और सऊदी अरब के बीच जो खामोशी से बीजिंग में मुलाकात हुई, उससे पहले बगदाद और ओमान वगैरह में हुई, तो उसमें ऐसा अंदाज है कि दोनों ही तमाम तजर्बात की रोशनी में खामोशी से इन्होंने बड़ी डिटेल से बातें की हैं, और जरूर उन साजिशों को भी नाकाम करने के लिए कोई मैकेनिज्म जरूर बनाई होगी, ऐसा यकीनन, अंदाजा है। जी जी जी, बहुत वही ना। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ईरान के बहुत मफाद में भी इसलिए है कि 40 साल से वो खुद, 40-45 साल हो गए अब सैंक्शंस जी झेलते हुए, ना जी जी, दुनिया को माल बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, तो ये मुआहदा खुद ईरान के मफाद में भी है, तो ईरान भी बेशक। इसे चाहेगा कि इसे स्ट्रेंथन किया जाए, और सऊदी अरब भी चाहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपसे बात हुई और
ईद के मौके पर भी बात हो गई। एक बार फिर हमारे जी, सभी दर्शकों को मुबारकबाद, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर हाल में काम करते रहें और आप तक कुछ ताज़ा खबरें और कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ पेश करते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो इन्फॉर्मेशन जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुँचाता, बल्कि उसे रोकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे बहुत दीजिए शुक्रिया। इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हाँ। भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।